एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन ह्यूमैनिटीज में। मेरे साथ मेरा नाम है तान्या शर्मा और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की पोम नंबर 2 द लेबर्नम टॉप। तो इसकी यार एक पोम मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अ फोटोग्राफ, एंड आज हम लोग सेकेंड पोम करने वाले हैं द लेबर्नम टॉप। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा कोई भी चीज कराने के बाद मैं आप लोगों को बोलती हूँ यार थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैंने फिर सोचा कि यार क्यों ना मैं ही आप लोगों को वो क्वेश्चंस दे दूं। तो वैसे तो मैंने जब फोटोग्राफ पढ़ाया था तब भी दिया था, मैं आपको अभी भी बता देती हूँ। इस पोम के अंत में मैं आपको होमवर्क दूंगी। होमवर्क आपको अटेम्प्ट करना है। होमवर्क मिलेगा कहाँ? ये जो हमारी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें आंसर करना है। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस पूरे लेक्चर को देख रहे हो, जो कि आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, तो प्लीज अंत में जाकर आप लोग होमवर्क जरूर कर लेना। अब यार शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं जल्दी से बता दूं कि यार अभी अभी आप लोगों का क्लास 10th का रिजल्ट आया है। आप लोग कक्षा 11वीं में आए हो। बहुत सारे बच्चों ने बिलीवर्स पहले ही ले लिया था, उनका सिलेबस भी मस्त चल रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम बैकलॉग हो जाएगा, काफी आगे बढ़ गए हैं वो लोग। तो हम लोगों ने बिलीवर्स 2.0 लॉन्च किया है, जो कि 22 मई से शुरू हो रहा है, जिसमें आपके सिलेबस को हम लोग शुरू से शुरू करा रहे हैं ताकि आपकी क्लास 11th की प्रिपरेशन एकदम धमाल तरीके से हम लोग करा पाए। ये जो कोर्स है साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तीनों के ही लिए है, ठीक है। अब आप देख रहे हो अगर आपने ह्यूमैनिटीज भी लिया है, बहुत कम लोग इसका कोर्स जो है वो ऑफर करते हैं, राइट। तो ह्यूमैनिटीज का एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स जिसमें आपकी सारी सब्जेक्ट्स, पॉल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारे ही सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तीनों ही स्ट्रीम के जो कोर्सेज हैं हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं। यहाँ पे एक खास बात ये कि आपको इन कोर्सेज के साथ जो पुराने साल का बिलीवर्स बैच है वो भी फ्री मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप साइंस का कोर्स लेते हो, आपकी जेई नीट की तैयारी उसके साथ साथ हम लोग कराएंगे, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। अगर आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज लेते हो तो सीयूईटी की तैयारी हम लोग आपको साथ साथ कराएंगे, ठीक है बच्चों। इसका ये जो प्राइस है 50% ऑफ पे है और केवल 31 मई तक है। अगर आप साइंस वाला लेते हो तो 4999, क्योंकि यहाँ जेई और नीट की भी तैयारी हो रही है बोर्ड्स के साथ साथ, आपको जेई नीट के लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का 3999। आप लोग दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है। ये सारे ही कोर्सेज डाउटनट की ऐप पर मौजूद हैं। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से हमारी पोम की तरफ। अब यार क्या है, हमें पोएट का नाम याद रखना है, टेड ह्यूज, ठीक है। सो ये हमें टेड जो है इनका नाम याद रखना है। ये एक बहुत ही फेमस ट्रांसलेटर थे। इनका जन्म 17 अगस्त 1930 को हुआ था एंड ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा किताबें लिखते थे। इनकी जो शादी है वो सिल्विया प्लैथ से हुई थी, जो कि बहुत ही जाना माना नाम है इंग्लिश लिटरेचर में। एंड ही डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1998, यानी कि जिस साल में पैदा हुई थी ये चल बसे थे। तो आपको बेसिकली इनका नाम याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बेसिकली ये जो पोम है बेटा ये किस बारे में है? ये है एक रीपेइंग रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि एक लेबर्नम ट्री, ठीक है। लेबर्नम का ट्री को हिंदी में अमलतास भी बोलते हैं। इस तरीके का होता है, इसकी जो लीव्स होती है, जो सीड्स होती हैं वो जहरीली होती हैं, ठीक है। तो इस ट्री और गोल्डफिंच बर्ड, एक बर्ड होती है इस तरीके की जिसे गोल्डफिंच बर्ड बोलते हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर ये जो पोम है ये बनी हुई है। तो ट्री जो है बेसिकली वो येलो कलर का है, जैसे कि आप देख सकते हो, एकदम साइलेंट है क्योंकि इसकी सीड्स जहरीली होती हैं। तो इस पे जनरली कोई आकर जानवर वगैरह बैठता नहीं है। और क्योंकि ये साइलेंट है तो ये डेथ लाइक लग रहा है ना, मतलब ऐसे जैसे बिल्कुल बोलते हैं ना मरी मौत, है ना, कि बिल्कुल कोई आवाज ही नहीं है। इसमें जान कौन डालता है? ये बर्ड। जैसे ही ये बर्ड आती है, अपना घोंसला बनाती है, इसके बच्चे चीची चीची करते हैं, तो उस आवाज से इस पूरे के पूरे पेड़ में ऐसा लगता है कि मानो किसी ने जान भर दी हो, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये जो येलो बर्ड है ये अपना शेल्टर बनाती है इस पेड़ के ऊपर एंड यहीं पर अपने छोटे छोटे से बच्चों को रखती है और उन्हें फीड करती है। बट जैसे ही ये जो बर्ड है ये दोबारा से हवा में उड़ जाती है तो ये जो पेड़ है ये दोबारा से साइलेंट और डेथ लाइक हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी चीज हमें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। पोम पे बढ़ने से पहले मैं और थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
सो ये जो कविता है अभी हम देखेंगे, ये शुरू होगी लेबर्नम ट्री के डिस्क्रिप्शन के साथ, यानी कि आपको बताया जाएगा कि लेबर्नम ट्री जो है वो कैसा दिख रहा है, एकदम स्टिल दिख रहा है, यानी कि उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है, एकदम वो साइलेंट शांत दिख रहा है। उसकी जो लीव्स है, जो पत्तियां हैं वो येलो कलर की हैं और जो सीड्स है वो भी नीचे गिर गई हैं। आप देखते हो जनरली ये टाइप का जो पेड़ होता है, इसकी ये जो सीड्स होती है ये जनरली नीचे गिर जाती हैं, राइट। अब आगे हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी पोम है ये एक्सप्लेन की गई है किस टाइम फ्रेम को दिमाग में रख के, सितंबर का टाइम, ऑटम का टाइम, ठीक है। अब ये जो लाइफलेस ट्री है, यानी कि ये जो पेड़ एकदम ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है इसमें लाइफ ही नहीं है, जिंदगी ही नहीं है, ये एकदम से अलाइव, एकदम से जीवित लगने लगता है। किसके आने से? बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच, वो जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसके आने से। शी केम टू फीड हर यंगर वंस, और वो क्यों आ रही है यहाँ पर? क्योंकि उसने इस पेड़ पे घोंसला बनाया। बेसिकली बर्ड्स इस पेड़ पे अपना घोंसला क्यों बनाती है? क्योंकि ये सेफ है, क्योंकि जहरीला पेड़ है तो कोई बंदर, कोई बाकी का जानवर यहाँ आएगा नहीं, तो इसलिए वो वहां बना लेती हैं एंड अपने यंग वंस को वहां पे फीड करती हैं, ठीक है। सो ट्री जो है वो बेसिकली उसका शेल्टर है। तो वो आती है पेड़ के ऊपर, बैठती है, अपनी चिरपिंग साउंड, मतलब जो बर्ड्स आवाज निकालती है वो निकालती हैं। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे किस तरीके से वो अपने बच्चों के पास जाती है और उसके बच्चे भी हैं वो चिचिहाने लगते हैं, उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी माँ का वेट कर रहे होते हैं। और बर्ड को पोम के अंदर मशीन बताया गया, जैसे क्या होता है, एक इंजन होता है वो पीछे डब्बों को लेकर चलता है, वैसे ही उस बर्ड को एक इंजन बताया गया, एक मशीन बताया गया जो अपने बच्चों का क्या करती है, पेट पालती है। अब जब वो बर्ड दोबारा से उड़ जाती है फिर से खाने की तलाश में, तो दोबारा से वो जो पेड़ है वो डेथ लाइक बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो पोम है ये लाइन बाय लाइन हमें क्या सिखाती है। यहाँ से हमारी जो पोम है बेटा जी वो शुरू है। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। लेबर्नम मैं आपको बता चुकी हूँ लेबर्नम क्या होता है। बेसिकली इस टाइप का जो पेड़ होता है उसे बोलते हैं, जिसके येलो फ्लावर्स होते हैं और इसकी जो सीड्स होती है वो पॉइजनस, जहरीली होती हैं। In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen. यहाँ पे क्या बोला गया है? इन लाइन्स में the poet says that he saw a laburnum tree. तो पोइट बताता है कि उसने एक लेबर्नम ट्री देखा जो कि किस कलर का था? येलो कलर का, जिसकी लीव्स जो थी वो येलो कलर की थी। जो पेड़ है वो पूरा का पूरा स्टिल था, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था और बिल्कुल साइलेंट था। और टाइम क्या था? डे टाइम था, सितंबर मंथ का। यहाँ पर देख रहे हो ना लिखा हुआ इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, ठीक है। तो सितंबर का मंथ था और डे टाइम था और ऑटम का सीजन था और सारी की सारी जो सीड्स हैं पेड़ की वो नीचे गिर रखी थी, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ना वर्ड येलो यूज हुआ है। येलो क्यों यूज किया है पोएट ने यहाँ पे? वर्ड लीव्स के लिए और सनलाइट के लिए, ठीक है, कि एक तो डे टाइम था, दूसरा जो इसकी लीव्स है वो भी येलो थी। आगे देखो, येलो सिंबलाइजेस साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी। तो येलो कहीं ना कहीं एकदम चुप्पी को भी सिंबलाइज कर रहा है, डेथ को भी सिंबलाइज कर रहा है और ब्यूटी को भी सिंबलाइज कर रहा है। तो वो पूरा का पूरा जो सीन है पेड़ का वो इस कलर से ही डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है। ये जो येलो बोल दिया ना उसने, उससे ही डिस्क्राइब हो गया कि येलो मतलब स्टिल भी है, खूबसूरत भी है, डेथ लाइक भी है। तो ओवरऑल इन 3 लाइंस में यही बात हो रही है कि एक लेबर्नम ट्री है जिसकी लीव्स येलो हैं, बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल साइलेंट है, सितंबर का महीना है, दोपहर हो रही है, ऑटम सीजन है, सारी की सारी जो सीड्स हैं वो गिर रखी हैं। आगे देखो क्या हो रहा है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। अब टिल द गोल्ड फिंच कम्स मतलब कब तक वो साइलेंट है? जब तक के गोल्ड फिंच आ नहीं जाती। गोल्ड फिंच मैंने आपको बता दिया एक छोटी सी सिंगिंग बर्ड होती है जिसके येलो फेदर्स होते हैं, है ना, इस तरीके की। अभी यहाँ पर फोटो थी इस तरीके की, ये होती है हमारी गोल्ड फिंच बर्ड। तो आप देख सकते हो इसके ये जो थोड़ा सा पार्ट है वो ब्लैक है और आगे का थोड़ा सा पार्ट ब्लैक है, वरना ये मेनली येलो ही है। आगे देखो, सो विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग क्या होता है? सडनली जर्क मूवमेंट। आपने देखा है जब भी एकदम से 10th में भी डस्ट ऑफ स्नो में हमने देखा था कि कौवा आ रहा है एकदम से, तो पेड़ पे एक मूवमेंट हो रही है, वैसे ही अब ये आएगी एकदम से पेड़ पर तो एक मूवमेंट होगी। मूवमेंट होगी कि नहीं होगी? राइट, तो उसी को बोलते हैं ट्विचिंग, एकदम से कोई मूवमेंट होना। चिर्प का मतलब क्या है? ये बेसिकली साउंड है जो बर्ड निकालती है। अ सडननेस
स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। स्टार्टलमेंट क्या होता है? अमेजमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जो पेड़ है पूरा का पूरा वो शांत कब तक रहता है, कब तक वो स्टिल रहता है? जब तक कि गोल्डफिंच बर्ड नहीं आ जाती। जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आती है तो पेड़ में हल्की सी मूवमेंट होती है उसके आने के कारण, और वो आवाज निकालती आती है ना, चिरचिर करती आती है। तो अब एकदम से क्या होता है? अ सडननेस स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड। तो वो जो ब्रांच होती है जिसपे वो आके बैठती है, जो अभी तक स्टिल थी, वो एकदम से क्या स्टार्टल हो जाती है, अमेज हो जाती है, हिल जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड। स्लीक मतलब स्मूथ, जैसे छिपकली देखी है, एकदम से पल में फटाक से इधर उधर चली आती है, फटाक से मच्छर खा लेती है। तो जैसे छिपकली होती है वैसे ही स्मूथली अलर्ट होके वो क्या करती है? अब्रप्ट मतलब यहाँ पे क्या? तेज, तेजी से क्या करती है? शी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस का क्या मतलब है? ये पेड़ है, राइट, मान लो वो यहाँ आके बैठी, अब वो क्या कर रही है? गहरे, जहां पर ज्यादा लीव्स है वहां जा रही है, जहाँ पे उसके यंग वंस हैं, जहां पर घोंसला है ना, ज्यादा पत्तियों में ही तो वो अपना घोंसला बनाती है, तो उसी को थिकनेस बोला हुआ है। तो वो उस तरफ जा रही है। अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरलिंग्स। और इतने में ही मशीन किसको बोला गया है? उसी को बोला गया है, क्योंकि वो अपने घर के लिए क्या कर रही है? खाना लेकर आ रही है। चिटरलिंग्स मतलब चिटर साउंड, वो जो बर्ड की साउंड होती है कि जैसे उसके बच्चे उसको यहां से आते हुए देखते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? साउंड निकालना, चीची चीची करना शुरू कर देते हैं। ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब ऐसे अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रिलिंग्स मतलब अगेन चीखना चिल्लाना अपनी माँ को देख के शुरू कर देते हैं। और इन सारी ही आवाजों और मूवमेंट के कारण द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल। ट्रेम्बल मतलब एकदम से शेक हो जाना, थ्रिल मतलब एक्साइटेड हो जाना, कि पूरे के पूरे पेड़ पे कैसा माहौल हो जाता है? एकदम से एक्साइटमेंट का माहौल हो जाता है, एकदम से शोर मच लगता है। तो वो पेड़ जो अभी तक शांत था, वो पेड़ जो अभी तक डेथ लाइक था, उसमें एकदम से जान भर देती है ये चिड़िया। ठीक है, सो वैसे तो मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया, बट एक बारी दोबारा से देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे मीनिंग है कि एक गोल्डफिंच बर्ड आती है कहाँ पर? डेथ लाइक सीन ऑफ द ट्री, यानी कि वो उस पेड़ पर जो कि डेथ लाइक लग रहा होता है, स्टिल लग रहा होता है, उस पेड़ के ऊपर गोल्डफिंच बर्ड आती है और वो एकदम से चिरचिर वाला साउंड जो है वो ची 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 करते हुए वो साउंड निकालती आती है। अब जो बर्ड है वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही अलर्ट होकर, है ना, बहुत ही प्रिकॉशन रख के कि कुछ हो तो नहीं रहा, फटाफट से तेजी से छिपकली की तरह क्या करती है? ट्री की ब्रांच पे बैठ जाती है। एंड कहाँ पे जाती है? टुवर्ड्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। पेड़ के अंदर की तरफ वो जाती है जहाँ पे ज्यादा घनी लीव्स हैं। वहां पर उसके जो यंगर वंस होते हैं उसे देखकर अगेन आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं, अपने विंग्स को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं और एक साउंड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और ये सारी की सारी साउंड्स एक मशीन की साउंड लगती है, जैसे एक मशीन ऑन कर दो ना, साउंड शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसे लगती है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड। अब ये बर्ड की मूवमेंट के कारण और उसके जो बच्चे हैं उनकी मूवमेंट के कारण, उनकी आवाजों के कारण जो पेड़ है वो शेक करने लगता है और एक्साइटमेंट से वो भर जाता है। सो जो पोएट है यहाँ पर उसने दो अपोजिट सिनेरियो बताए हैं ट्री के। पहली बार में ट्री उसने कैसे बताया? डेथ लाइक, एकदम स्टिल, एकदम हिल नहीं रहा। और दूसरे ही स्टैंजा में उसने क्या बताया कि जो पेड़ है उसने शेल्टर दे रखा है किसको? बर्ड को और उसके यंगर वंस को, और उसके आते ही पेड़ जो है वो मूवमेंट करने लगता है। तो इस पूरे स्टैंजा में यही बात हो रही है। आगे चलते, आगे क्या लिखा है? इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक्स क्या होता है? किसी को भरना, ठीक है, फ्यूल ऐड करना। मान लो गाड़ी में पेट्रोल खत्म है, उसमें फ्यूल डालना मतलब स्टोक करना। She stokes it fuel, then flirts out to a branch end. Flirts मतलब यहाँ पर क्या है? moves. ठीक है, flirt मतलब क्या है? move. Showing her bad face identity mask. Bad क्या होता है? full of spots या stripes. ठीक है, full of spots या stripes. आप इसके फेस पे देखोगे तो क्या है? आपको कहीं ना कहीं stripes दिखेंगी, ठीक है, spots दिखेंगे, ये ब्लैक 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 ब्लैक। अब इन तीनों का मतलब क्या, एक बारी वो समझते हैं। बोला गया है जो लेबर्नम ट्री है और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो क्या है? इंजन है। गोल्डफिंच बर्ड की अपनी फैमिली का इंजन है कि नहीं है? यहाँ पर बोला ना, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, राइट। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए खाना लेकर आ रही है, राइट। कहीं ना कहीं लेबर्नम ट्री भी उनका इंजन है, क्योंकि वो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो वो बेचारी जाती है, खाना लेकर आती है अपने यंग वंस के लिए, एंड कहाँ करती है?
एंड में चली जाती है, यानी कि जो थिक साइड है वहां पे चली जाती है। अब बेसिकली ये बोला गया है कि पेड़ भी येलो कलर का है, और अगर हम ये बर्ड देखें तो ये भी येलो कलर की है। अब जैसे जैसे ये थिकनेस की तरफ जाती है तो ये छुप जाती है। केवल हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्या है इसकी आइडेंटिटी, ये जो ब्लैक, ये जो बैड, ये जो फुल ऑफ स्पॉट्स एंड स्ट्राइप्स है ना, ये है इसकी आइडेंटिटी, वरना तो ये छुपी जाती है इस येलो पेड़ के अंदर, क्योंकि ये खुद येलो कलर की है। तो वही बोला गया है, हर डार्क कलर्ड स्ट्रिप्ड फेस, वो जो ब्लैक पोर्शन है ना, वो विजिबल होता है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी क्या है, येलो कलर की है, और हाइड हो जाती है, छुप जाती है बिहाइंड द येलो लीव्स ऑफ द ट्री। ठीक है, क्योंकि पेड़ की जो पत्तियां है वो भी येलो कलर की है। अब ये जब इनटू द थिकनेस जाती है अपने यंग वंस को फीड करने, तो छुप जाती है क्योंकि खुद भी येलो है, पेड़ भी येलो है। केवल एक जो आइडेंटिटी मास्क हमें दिखाई देता है वो क्या है, वो है इसका बैड फेस, यानी कि ये जो बैरेड फेस, मतलब ये जो फुल ऑफ स्पॉट्स है, ब्लैक कलर है, ये ही इसका अलग से झलकता है, वरना ये अंदर ही पूरा खो जाती है। ठीक है, देन विद री डेलिकेट विसल चिर्प विस्परिंग, री मतलब स्ट्रेंज, एक अलग सा, डेलिकेट मतलब प्लीजिंग, अच्छा लगने वाला, विस्परिंग्स मतलब धीरे धीरे बोलना। She launches away, launches मतलब क्या है यहाँ पे, jumps away towards the infinite, infinite किसे बोला गया है यहाँ, आसमान को, sky, क्योंकि ऊपर कितना है भाई नहीं पता। And the laburnum subsides to empty, subside मतलब goes back। अब यहाँ पे इन लाइन्स का क्या मतलब है, लिखा है जब वो ब्रांच के एंड पे पहुंच जाती है तो जो बर्ड है वो बहुत ही प्यारी सी, डेलिकेट सी, है ना, एक स्वीट सी अपनी जो आवाज है वो निकालती है। ठीक है, और वापिस से वो स्काई की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, अब जैसे ही वो स्काई की तरफ टुवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई उड़ जाती है तो वो लेबर्नम ट्री जो है वो दोबारा से साइलेंट और डेथ लाइक हो जाता है। यही लिखा है इन लाइंस में। ठीक है, कि भाई एक स्ट्रेंज प्यारी सी धीरे धीरे आवाज निकालती है वो, और वो जंप करती है कहाँ पर, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई, यानी कि खाना देने के बाद वो इनटू द थिकनेस जाती है, खाना देने के बाद दोबारा ब्रांच की तरफ आती है अपनी आवाज़ निकालते हुए प्यारी सी, उसके बाद जंप करती है और स्काई में उड़ जाती है, और जो लेबर्नम है सबसाइड मतलब गोज बैक, दोबारा से क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, वो ट्री खाली हो जाता है। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये पोम कंप्लीटली समझ में आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार इसकी पोएटिक डिवाइसेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो यार सबसे पहले है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, लास्ट क्लास में भी, कि क्या होता है। मान लो एक लाइन है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, अब इनका जो स्टार्टिंग का लेटर होगा ना उसका साउंड सेम आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट, रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। जैसे यहाँ पर देखो, पीछे आ जाइए, यहाँ देखो सेकेंड लाइन में, ये एक लाइन है, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स में अगर स्टार्टिंग का, जैसे सितंबर सनलाइट में देखो स का साउंड SS, स्टार्टिंग के लेटर का अगर साउंड सेम है तो वो एलिट्रेशन है। ठीक है ना, यहाँ पे सनलाइट में भी S है, सितंबर में भी S है, स साउंड सेम आ रहा है एक ही लाइन में वर्ड्स में, तो ये एलिट्रेशन है। ठीक है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखो, ट्री ट्रेम्बल्स में T और T, स्टार्टिंग का जो लेटर है उसका साउंड सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली आपको पता है, जब भी हम दो चीजों की तुलना करते हैं लाइक और एज लगा के, तो यहाँ पे स्लीक एज अ लिजर्ड बोला गया है, यानी कि बर्ड का कंपैरिजन हुआ है छिपकली से, और एज लगा है। क्यों हुआ है कंपैरिजन स्लीक, स्मूथ बोला गया है कि कैसे छिपकली एकदम से रैपिड होती है, वैसे ही बर्ड है, और एज लगा है। तो जब भी हम एज लगा के या लाइक लगा के किसी की तुलना करें, कंपैरिजन करें, दैट इज सिमिली। नेक्स्ट है मेटाफर, जब भी हम बिना लाइक और एज लगाए तुलना करें। ठीक है, इसमें और सिमिली में एक ही डिफरेंस है कि जब भी हम बिना लाइक और एज लगाए तुलना करें। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप द नॉइज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट। अब इस लाइन में मेटाफर है, इस लाइन में मेटाफर कैसे है कि यहाँ पे उसको मशीन से तुलना की गई है ना, जो भी मूवमेंट के कारण जो बर्ड्स की नॉइज क्रिएट हुई है उसे मशीन की नॉइज से कंपेयर किया गया है कि एक तरफ तो ये बर्ड्स है, ये आवाज निकाल रहे हैं, एक तरफ एक मशीन है, राइट। सो शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। तो लाइक और एज नहीं लगाया, बट कहीं ना कहीं तुलना करी है, कंपेयर किया है कि इनकी जो आवाज है बिल्कुल मशीन की आवाज की तरह है। सो यहाँ पे मेटाफर है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल मेटाफर का है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली,
है ना, इंजन बोला गया है उसको, इंजन से तुलना हुई है। नेक्स्ट, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मस्ट, तो इन तीनों ही लाइंस में मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है बेटा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम कोई नेचुरल यानी कि बेसिकली जब भी हम कोई ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन चीज को दे देते हैं, ठीक है, जैसे द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, क्या जो पेड़ है वो कांप सकता है, क्या जो पेड़ है वो एक्साइटेड हो सकते हैं, नहीं, ये ह्यूमन क्वालिटीज है जो हमने पेड़ को दे दी। अगर मैं बोलूं बादल नाच रहे हैं, क्या वो नाच सकते हैं? अगर मैं बोलूं बादल रो रहे हैं, कहने का क्या मतलब है, बारिश हो रही है ना, बट मैंने बोला बादल रो रहे हैं, तो रोना किसकी क्वालिटी है, ह्यूमंस की, हमने बादलों को दे दी, तो इनको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड प्लीज होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, 5 क्वेश्चन है, आंसर कर देना। ऑल्सो जिन भी बच्चों ने अभी तक बिलीवर्स 2.0 में एनरोल नहीं किया है, बेटा यू आर मिसिंग आउट सो मच, प्लीज एनरोल कर लीजिएगा ताकि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से क्लासेस मिल जाए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।